धौलपुर राज्य के एक छोटे से गांव में दो मित्र रहा करते थे, भोला और नरेश। भोला अपने नाम के अनुकूल एक साफ मन का सीधा साधा व्यक्ति था। वही नरेश एक चालाक और लालची किस्म का आदमी था। एक बार नरेश के मन में विचार आया कि वह भोला के साथ जाकर किसी दूसरे नगर में कोई व्यापार शुरू करे। उससे जो भी कमाई होगी वह आधा आधा बांट लेंगे। यही सोचकर नरेश अपने मित्र भोला के पास जाता है। और मित्र भोला, कैसे हो? कल रात में सोच रहा था क्यों ना तुम और मैं किसी दूसरे नगर जाकर कोई व्यापार शुरू करें। तुम तो हर काम में माहिर हो, किसी भी काम को निपुणता से करना तुम अच्छे से जानते हो। मैं तुम्हारा सहयोगी बनूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। व्यापार से जो भी हमें लाभ होगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। तो कहो, क्या कहते हो मित्र? तुम ठीक कहते हो मित्र। अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ और व्यापार क्या करेंगे? क्या तुमने यह सोचा है? दोनों मित्र आपस में सलाह मशवरा करके कचौड़ी की दुकान खोलने का निश्चय करते हैं। एक सुबह दोनों अपना अपना सामान और कुछ धन लेकर दूसरे राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं। मंत्री जी, क्या ये बात सत्य है कि हमारे राज्य में दो मित्र बड़ी अद्भुत कचौड़ी बनाते हैं और लोग दूर दूर से उनके हाथ की कचौड़ी खाने के लिए आते हैं? जी महाराज, यह बात सत्य है। वह दोनों मित्र कुछ साल पहले ही यहाँ आए हैं और उनके हाथ की बनी कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट है। राजमहल के सैनिक भी कभी कभी उसकी दुकान पर कचौड़ी खाने जाते हैं। मंत्री जी, आपको तो पता ही है कि मैं अच्छी कला का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और स्वादिष्ट भोजन बनाना भी एक अच्छी कला है। उन दोनों मित्र को राजमहल में उपस्थित होने का संदेश भेजा जाए। राजा ने कचौड़ी खाने की इच्छा जाहिर की। एक सैनिक उन दोनों मित्रों के पास गया और महल आने का आदेश दिया। दोनों मित्र कचौड़ी बनाने के लिए महल में उपस्थित हुए। राजा को कचौड़ी बहुत पसंद आई और उन्होंने दोनों मित्रों से कहा, भाई वाह, कचौड़ी खाकर बहुत मजा आ गया। ऐसी कचौड़ी मैंने कभी नहीं खाई। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए उपहार के रूप में मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें देता हूँ। दोनों मित्र खुशी खुशी राजमहल से बाहर निकले। मित्र भोला, हमने काफी धन अर्जित कर लिया है और हम कई सालों से अपने गांव से बाहर हैं। इतना धन हमारे लिए पर्याप्त है। मेरे ख्याल से अब हमें घर लौट जाना चाहिए। कहो, क्या कहते हो मित्र? हाँ नरेश, तुम ठीक कह रहे हो। इतने धन से हम अपना गुजारा कर सकते हैं। हम कल सुबह ही अपने गांव के लिए निकल जाएंगे, वही ठीक रहेगा। मित्र भोला, मेरे मन में एक संदेह है। क्योंकि हम काफी समय बाद गांव जा रहे हैं, मेरे विचार से गांव में सारा धन लेकर जाना उचित नहीं होगा। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या हो सकती है, तो कुछ लोग कर्ज के रूप में पैसा मांग लेंगे। संभव है कि कोई चोर इसे चुरा ले। मेरे विचार से हमें आधा धन जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देना चाहिए।
भोला नरेश की बात पर राजी हो गया और दोनों ने वहीं एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर अपना धन दबा दिया। कुछ दिन बीत गए। भोला को अचानक से धन की जरूरत पड़ी, इसलिए वह नरेश के पास पहुंचा। मुझे कुछ धन की आवश्यकता आन पड़ी है। चलो, जो हमने धन छुपाया है उसे निकालने का समय आ गया है। गड्ढे को वापस से खोदने के बाद उन दोनों को वहां कुछ नहीं मिलता है। अरे, यह कैसे हो सकता है? हमारा धन कोई कैसे चुरा सकता है? किसी को इस जगह के बारे में नहीं पता था। भोला, तुम अपने नाम के विपरीत एकदम क्रूर आदमी हो। मुझे लगता है तुमने ही लालच में आकर सारा धन चुरा लिया है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने कोई धन नहीं चुराया है। नहीं नहीं, तुमने ही धन चुराया है। दोनों का विवाद बढ़ जाता है और वह राजा के पास पहुंचते हैं और राजा को अब तक की सारी घटना कह सुनाते हैं। तो तुम दोनों के सिवा उस धन के बारे में किसी को नहीं पता था। फिर तो इसका एक ही उपाय है। तुम दोनों को दिव्य परीक्षा देनी होगी। बारी बारी से तुम दोनों अपना हाथ दिव्य अग्नि में डालोगे। जो निर्दोष होगा उसे उस दिव्य अग्नि से डरने की कोई जरूरत नहीं। दिव्य अग्नि उसे कुछ नहीं होने देगी। राजा की बात का नरेश ने विरोध किया। तो तुम ही बताओ युवक, इसके अलावा और क्या उपाय हो सकता है? तब नरेश ने वन देवता से गवाही लेने का प्रस्ताव राजा के सामने रखा, जिस पर राजा राजी हो गया और बोला, ठीक है, तो कल सुबह हम जंगल की ओर चलेंगे और वन देवता से गवाही की मांग करेंगे। तभी सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नरेश बहुत ही चालाक था। उसने बहुत ही सोच समझकर ही दिव्य परीक्षा देने से मना कर दिया। घर जाकर उसने अपने पिता के साथ एक तरकीब सोची। ठीक है, तो हम वन देवता से अब खुद ही पूछ लेंगे। वन देवता, ओ वन देवता, कृपया हमें राह दिखाइए। तभी वन के खोखले पेड़ से आवाज आती है कि चोरी भोला ने की है। भोला, वन देवता की गवाही के अनुसार चोरी तुमने ही की है। तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहोगे? नहीं महाराज। भोला ने तुरंत एक मसाल से उस सूखे पेड़ पर आग लगा दी और देखते ही देखते सूखा पेड़ जल उठा। पेड़ के जलते ही उस पेड़ में से एक आदमी बाहर निकला। वह आदमी कोई और नहीं, वह नरेश के पिताजी थे। तो लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। नरेश, तुम्हारा सारा भेद खुल चुका है। तुमने अपने पिता के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा। इसकी तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद नरेश और उसके पिताजी को महाराज अपने दरबार में लेकर आते हैं और उन्हें जेल में बंद कर देते हैं।